दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। और जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर तमाम तरह का शह-माता खेल भी राजनीतिक दलों के बीच शुरू हो चुका है। और विशेषकर बीजेपी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले अगर 2-3 चुनाव की बात करें, अपना पूरा जोर लगा दिया उन्होंने उन चुनावों में भी, लेकिन वह जीत की दहलीज पर नहीं पहुँच सकी है। ऐसे में ये चुनाव जो आने वाले समय में होगा, उसको लेकर भी तमाम तरह की कवायद बीजेपी के द्वारा हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं और अभी हाल ही में उनका जो दौरा है पश्चिम बंगाल का, उसने भी बड़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। और साथ ही ममता बनर्जी, जिस तरह से पिछले 15 साल से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता में पकड़ बना उन्होंने रखी है, उन्हें हिलाना भी आसान नहीं है। और वह भी बहुत ही ग्रास रूट पे रहकर क्योंकि लगातार वह काम करती हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से, वहाँ के आम लोगों से संवाद उनका लगातार चलता रहता है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा? किस तरह की हलचलें वहाँ पर हो रही हैं? एसआईआर बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में रहा है और कांग्रेस वाम मोर्चा भी लगातार अपनी खोई ज़मीन को प्राप्त करने का वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा आने वाले समय क्या हो सकती है? इन बातों पर चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े जानकार, वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। मैं प्रफुल्ल कोलखानी जुड़ गए कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा और दशा किस तरह से आप देख पाते हैं? और अमित शाह का जो वर्तमान दौरा रहा है हाल ही में, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएँ वहाँ पे आ रही हैं राजनीतिक तौर पर अगर माने, क्या लगता है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। म्यूट। जी क्षमा करें, म्यूट रह गया। सभी को जी, जी। नमस्कार और 2025 को सलाम। आज 2025 का आखिरी दिन है। आप बताइए। 2025 का आखिरी दिन मतलब 21वीं सदी के चौथाई हिस्सा पार हो गया, आ रहा हो। 1/4। बिल्कुल। और फिर अब ये नया क्वार्टर शुरू हो रहा है कल से। कैलेंडर ईयर की बात करें तो क्वार्टर सेंचुरी तो हमने पार कर लिया। अब 2026 में चुनाव है पश्चिम बंगाल में। वस्तुतः कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए 2026 वैसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला चुनाव तो पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी व्याकुल आकुल है। उसे लगता है कि हर हाल में उसे पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। पूरी राजनीति में, भारत की राजनीति में घुसपैठिए का सवाल काफी सिर चढ़कर बोलता रहा, उठाया जाता रहा सत्ता पक्ष के द्वारा। हालांकि जवाब उनको देना चाहिए था, इतने घुसपैठिए कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए और आप क्या कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल खड़ा किया और दूसरों को दोष देना शुरू किया, खास करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, कि इनके राज्य में घुसपैठिए आते हैं और अगर वे लोग सत्ता में आए तो सीमा पर एक भी आदमी को मतलब जो नाजायज तरीके से भारत में घुसने नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि ये काम तो आप अभी भी कर सकते हैं और सीमावर्ती राज्यों के 50 किलोमीटर इलाके में आप अपनी गतिविधि तो इसे भी जारी रखते हैं। आपके पास सारी संस्थाएं हैं, बीएसएफ है। सीमा को चाक चौबंद रखना, टाइट रखना, ये तो केंद्र सरकार का काम है। हमारे गृह मंत्री इसके लिए हैं, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो जो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं और बड़ी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं बार बार। ममता बनर्जी ने तो कल पूछ दिया कि घुसपैठिया अगर बंगाल में घुसते हैं तो पहलगाम कैसे पहुंच जाते हैं, इतनी लंबी यात्रा कैसे कर लेते हैं, और फिर दिल्ली में कैसे ये सब होता है, वो क्या है दिल्ली में जो हुआ वो क्या है। तो यही स्थिति है, इसलिए पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है। चुनाव है, अभी गृह मंत्री आए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर, पश्चिम बंगाल में ही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने तरफ से अलग ढंग से मैटर को देखा है, तो पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं बीजेपी की जो एक सपना है पश्चिम बंगाल में सत्ता प्राप्त करने का, उसको लेकर तमाम तरह की कसरतें भी वह कर रहे हैं।
अच्छा, एक अमित शाह जी का बयान भी बड़ा वायरल हुआ है कल से, जब उन्होंने वाम मोर्चा और ममता बनर्जी के शासन की आलोचना करते हुए अप्रोक्ष रूप से ही इनडायरेक्टली कांग्रेस शासन की वे कहीं न कहीं प्रशंसा करके जब उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक सेहत वाम मोर्चा के शासन से, लेफ्ट के शासन से, ममता बनर्जी के शासन से पहले बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अगर देश का नागरिक ₹100 कमाता था, तो पश्चिम बंगाल का नागरिक ₹127 कमाता है। और आज अगर देश का नागरिक ₹100 कमाता है, तो पश्चिम बंगाल का नागरिक ₹73 कमाता है। एक तरह से कांग्रेस शासन की उन्होंने प्रशंसा कर दी इनडायरेक्ट वे में, अनजाने में ही चाहे माने। तो उसके क्या मायने हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, अनजाने में कुछ नहीं किया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि वे अनजाने में काम करने वाले आदमी नहीं है। हालांकि अनजाने में भी गलती हो जाती है, और कांग्रेस चाहे तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस नैरेटिव का लाभ उठा सकती है। लेकिन उनके सामने तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो ऐसा कह के उन्होंने एक नैरेटिव ये दिया है, इंडिकेशन ये दिया है कि भाई कांग्रेस का राज यहाँ अच्छा था। अगर कांग्रेस कुछ वोट काट लेती है, तो कांग्रेस वोट जो कटे वो फ्लोटिंग वोट कटेगा, और तृणमूल का वोट कटेगा। तो कांग्रेस और लेफ्ट का अगर वोट कटता है, खास करके कांग्रेस को उन्होंने टारगेट किया। उन्हें लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई उलटफेर होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी या तो वामपंथी हो सकते हैं या कांग्रेस हो सकता है। और कांग्रेस से चूंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ना है, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस का नाम कर दिया होगा कि पहले अच्छा था। एक नैरेटिव ये देंगे कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा नैरेटिव ये देंगे कि कांग्रेस अगर कुछ वोट काट ले तो भारतीय जनता पार्टी को सुविधा होगी, अगर ममता बनर्जी का वोट कटता है तो। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, नहीं है, क्या कितनी सच्चाई है, ये तो पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं ना। इसलिए वोट वोट कटेगा नहीं कुछ, तो एक ऐसा बयान हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई न नैरेटिव इधर बनेगा न उधर बनेगा। ये निष्प्राण बयान है, न इसका इस्तेमाल कांग्रेस करेगी। ये कोई बयान ही नहीं है, बेतुका बयान है, अप्रासंगिक है। तो इसको बोलते हैं ना कि कुछ पटाखे होते हैं जो फुसफुसा के रह जाते हैं, तो इसमें वो बारूद ही नहीं थी इस बात में। समय के पश्चिम बंगाल की इतिहास कभी भी पीछे से परिभाषित नहीं होता। उत्तर प्रदेश का हाल बताया ना, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है पर कैपिटा इनकम में। वहां तो सही बात। इनका शासन है बहुत दिनों से, डबल इंजन की सरकार है। तो अपने राज्यों का हिसाब किताब देना, तो ये सब इन सब बातों का कोई असर चुनाव में नहीं पड़ने वाला है जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि इसका चुनाव में कोई ऐसा कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, घुसपैठिए का मुद्दा जैसा आपने भी शुरू में अपने वक्तव्य में कहा था, तो घुसपैठिए का मुद्दा सीधा-सीधा सेंट्रल से जुड़ता है। सीधा-सीधा अगर बात करें जो बाहर की जो देश की सीमाओं से लगती सीमाएँ दूसरे देशों से, उनमें अगर कोई घुसपैठ हो रही है, कोई अवैध लोग आ रहे हैं, अवैध रूप से आ रहे हैं, तो सीधा-सीधा तो ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसे में हर राज्य चुनाव में हम देखते हैं घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार उस राज्य की अगर विरोधी विपक्ष की सरकार है, उस पर बड़ा आक्रामक रूप से हमला करती है। तो अपना अगर कुछ कमी है शासन में, तो अगर मतलब सवाल केंद्र सरकार पर उठता है, लेकिन ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा सीधा राज्य सरकार के माथे पर थोपने की, उस पे चिपकाने की तैयारी उनकी रहती है। इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? क्या लगता है? देखिए, घुसपैठिया जब वो कहते हैं तो देश की बात नहीं कहते हैं, वे कहते हैं मतदाता सूची में घुसपैठिए हैं। देश में रहे तो कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटर लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। अब वोटर लिस्ट में तमाम लोग घुसपैठिए ही हैं जो उनसे असहमत हैं। अब असहमत हैं जिसका उनको आभास लगे कि हाँ ये हमसे असहमत हो सकते हैं, तो उनका नाम वो छाट देते हैं। तो घुसपैठिए शब्द का यहाँ अर्थ उस संदर्भ में नहीं है, हम लोग उसी संदर्भ में लेते रहे हैं, लेना चाहिए, जो एक देश की सीमा को नाजायज तरीके से चुपचाप लांग करके दूसरे देश में शामिल हो जाए, दूसरे देश की आबादी में शामिल हो जाए, तो उसी को घुसपैठिया कहते हैं। लेकिन अभी स्थिति दूसरी है,
अभी इनका कहने का मतलब है जो वोटर लिस्ट में घुस गया है वो घुसपैठिया है, इसलिए घुसपैठिए को निकालने के लिए गृह मंत्रालय कोई अभियान नहीं कर रही, शुरू किया था। SIR के पहले जो हुआ था वो शुरू किया था उन्होंने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आदि आदि, NRC वगैरह का काम शुरू किया था, लेकिन उससे तो बात बनी नहीं। उससे तो असम में आपने देखा कि बहुत सारे हिंदू भी निकलने लगे, तो वो चला नहीं। तो इसलिए इधर जो ये कर रहे हैं घुसपैठिए का सवाल, तो मतदाता सूची में लोग नहीं आने चाहिए, और वैसे लोगों को ये उनका लक्ष्य यही है कि जो इनसे असहमत हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करो। देश से बाहर करने की जरूरत, देश से बाहर करें न करें, लेकिन मतदाता सूची से बाहर कीजिए। जो इनसे असहमत हैं, जो इस देश के नागरिक हैं या नहीं है ये बात की बात है, असहमति जो इनके जैसे नहीं है। वो जिस समय यहाँ पर ये भाषण कर रहे थे, बगल का राज्य त्रिपुरा है, वहां का एक लड़का एंजल, वहां उत्तराखंड में जहां भी उनका राज है, वहां जाकर वो चाइनीज कह के मार दिया जाता है। बार बार चिल्लाता है कि आई एम नॉट चाइनीज, आई एम एन इंडियन। तो वो कौन सा घुसपैठिया था? अब कोई घुसपैठिया हो ही तो क्या उसकी लिंचिंग कर देंगे आप? उसके अपने नियम कायदे हैं, पहचानिए, अलग कीजिए। तो इनका कुल जोर मतदाता सूची पर है, इसलिए घुसपैठिया उस अर्थ में कोई घुसपैठिया नहीं है जिस अर्थ में हम लोग समझते हैं या परिभाषित अर्थ है। ये हर चीज का अपना एक नया अर्थ निकालते हैं, उस अर्थ में घुसपैठिया को हम परिभाषित इस तरह से करते हैं। इनसे असहमत जो लोग मतदाता सूची में दाखिल हैं वे घुसपैठिया हैं। जी जी, जी। जैसा आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि घुसपैठिए की नज़र में क्या अर्थ है उसका, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह परिभाषित करते हैं। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा तो बड़ा एक बहुत ही मुख्य भूमि बिंदु में रहा है, मुख्य राजनीति के केंद्र में रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी ने जिस आक्रामक अंदाज में एसआईआर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया और उस पर कार्य किया, उनके कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़ा ग्रास रूट से काम किया। तो ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो एक संदेह के दायरे में हमेशा रहा है कि इससे विपक्षी वोट या असहमति वोट से आपने भी इशारा किया है कि वह कट सकते हैं। तो ऐसे पश्चिम बंगाल की वस्तु स्थिति क्या है एसआईआर को लेकर? क्योंकि आप वहीं बैठे हैं, आपको ज़्यादा पता है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, आजकल ग्राउंड और आकाश में कोई अंतर नहीं है, सभी जगह सभी बातें पहुंच जा रही है। मामला दूसरा है। मामला यह है कि अभी हमने सुना कि SIR के बारे में पूछा गया कि किसने इसका ऑर्डर दिया था, कब मीटिंग हुई थी, उसका कोई डिटेल नहीं है। और ऐसा बताया गया, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, कि चुनाव आयोग ने SIR का कोई निर्देश नहीं दिया है, या पता नहीं क्या निर्देश दिया है या नहीं दिया है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये है कि उनको RTI के तहत उनको नहीं मिला कि वो कब आदेश दिया या जो है, यानी कि एक धुंधलका तो वहां पर है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि अभी तो जो उनका ये चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, जिन लोगों का नाम कटा है। पहले तो 58 लाख लोगों का नाम कटा था, इसमें 29 लाख लोगों का शायद या 28 लाख लोगों का नाम, तो मैपिंग नहीं होने के कारण ही इनका नाम हटा दिया गया एक स्टॉक में। तो यहाँ के जो जिन जिन लोगों का नाम हटा है उस जिले के यहाँ के अधिकारी इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि ये काम तो जो ERO का है उसका दिल्ली में बैठ के कोई कैसे कर सकता है, या केंद्रीय स्तर पर इसे कैसे किया सकता है। तो कुछ उसको लेकर के हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वो जो सुनवाई की बात थी उसमें भी शायद व्यवधान पड़ा है। और इन्होंने ये कहा कि परसों भी 28 तारीख को भी एक BLA ने सुसाइड किया है, BLO ने सुसाइड किया, तो वो हेडमास्टर थे स्कूल के। तो अब इस तरह से की स्थितियां उत्पन्न हो गई है,
और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीएलए को जाने से रोका जा रहा है। जिस बीएलए को साथ लेकर के आपने एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की, उस बीएलए को आज रोक रहे हैं कि जब हियरिंग होगी उनकी कि क्यों उनका नाम कटा है, उनके पास क्या प्रमाण है, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि बीएलए पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, बीएलओ सरकार की तरफ से होते हैं या निकायों की तरफ से होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर उनके बीएलए पर तृणमूल कांग्रेस के बीएलए भारी हैं, है ना। बिहार में तो नहीं, अब जबकि बिहार में पूरा दस्ता बना करके बीएलए, तो एक बीएलए पर 10 बीएलए सवार थे। तो जो सो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग हाहाकार मचा हुआ, अगर ये सच है तो नाम कट रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो हमको लगता है कि इसलिए भी नाम कट रहे होंगे कि जोगी जी चाहते होंगे तमाम ब्राह्मणों को बात दिया जाए, इसलिए ब्राह्मण मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मीटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणों को क्या कष्ट हो गया। तलवारें खींची हुई हैं। राजपूतों ने मीटिंग की तो कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने मीटिंग की तो अध्यक्ष महोदय ने क्या क्या कह दिया। अब उधर गाजियाबाद तरफ हथियार बढ़ने लगे, पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये तो हथियार बांटना, तलवार और शस्त्र बांटना तो एक राजनीतिक कार्रवाई है ना, वो कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं था। जो हथियार कुछ लोगों ने, कुछ वीर बांकों ने हथियार बेचा, बांटा है लोगों के बीच में यह कहते हुए कि बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आप अपनी रक्षा में सहायक, इससे सहायता मिलेगी। अरे बांग्लादेश जैसी स्थिति कौन पैदा किया है? वहां के बहुसंख्यकों ने ना, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके। तो यहाँ अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो कौन करेगा? तुम करोगे। जो बहुसंख्यक यहाँ पर है वही करेंगे। अब उन्हीं को रक्षा के लिए भी दे रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कह रहे हैं आक्रमण के लिए दे रहे हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल काफी सटा हुआ है, नॉन पानी का रिलेशन है, अलग नहीं हो सकता। ये जो घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ का संबंध भी है। और देखिए, घुसपैठिया कई प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि इनका घुसपैठिया से मतलब तो मतदाता सूची में नाम होने से। कुछ क्रिमिनल घुसपैठिया होते हैं जो आतंक फैलाने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे घुसपैठिया होते हैं जो जीवन रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिश्तेदारी इधर है, किसी नॉस्टैल्जिया में, किसी परेशानी में, किसी चीज के निर्वाह के लिए इधर आ जाते हैं। तो कारण कई हो सकते हैं, कुछ अस्थायी रूप से आते हैं, कुछ अस्थायी आते हैं, लेकिन उस सबसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये मतदाता सूची में नाम ना हो, वोट न डाले, बस, और कुछ नहीं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए, और ये प्रासंगिक है, लेकिन पूरे के पूरे इन्होंने बांट के रख दिया है देश को तरह तरह से। इसलिए घुसपैठिया कोई मामला नहीं है। मामला यह है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें क्या होगा पता नहीं। बांग्लादेश में चुनाव होगा नहीं होगा, खलीलाल जिया का देहांत हो चुका है। पश्चिम बंगाल में वैसे तो सीधा प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बार बार जिस ढंग से बांग्लादेश का नाम घसीटा जा रहा है वह एक खतरनाक प्रवृत्ति है यहाँ के लोगों की। जी जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चा की अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय में कांग्रेस भी प्रभावशाली रही है, उसके बाद वाम मोर्चा ने बड़ा लंबा शासन किया, लेकिन वर्तमान स्थिति में कहाँ दिखाई देते हैं दोनों दलीय, और क्या आपस में गठजोड़ इनका होगा आने वाले समय के अंदर चुनाव के लिए? क्या लगता है आपको, और कितना प्रभावशाली भूमिका में क्या कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं दोनों दलीय? क्या लगता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो इस समय ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वो लड़ाई तो दिख रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दीदी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक लड़ाई लड़ने में आगे आगे चल रही। पिछली बार के चुनाव में देखें तो 27%, 28% बल्कि इनका कहना चाहिए कि वोट में उछाल आया था। इतना जबरदस्त विंग तो होता नहीं।
पिछले चुनाव में 3% तो तृणमूल कांग्रेस का भी स्विंग हुआ था, और कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो दोनों ही शून्य पर रही, इनको कोई सीट नहीं मिला। अब इस बार ये भी कहा गया था, पहले राम फिर बाम। तो जो भी हो, राजनीतिक कारण जो भी रहे हों, लेकिन स्थिति तो यही है। अभी सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा। अब इस बार मंदिर की राजनीति हो रही है इधर भी। दीदी ने कह दिया है फटाफटी आवे, मतलब ऑल आउट लड़ाई होगी। और उधर मस्जिद की भी राजनीति हो रही है। अब ममता बनर्जी सीधे सीधे या प्रकारांतर से घुमा फिरा के मंदिर की दुर्गा की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी मस्जिद की राजनीति करवा रही है घुमा फिरा करके, बैक टू बैक। भाई ये जो सज्जन हैं हुमायूं कबीर, ये सभी घाट का पानी पी चुके हैं, सभी दल में रहा है। भारतीय जनता पार्टी से भी इनका बुरा संबंध नहीं था, अच्छा ही संबंध था। रहे हैं ना भाई पार्टी में, 2018 में गए थे, 2018 में वहां गए थे। उसके बाद फिर 2019 के बाद निकल गए, तो उस समय जब गए थे तो बाबरी मस्जिद कांड तो हो चुका था, तब इनको पता नहीं था कि बाबरी मस्जिद कांड क्या हुआ है और किसने करा है। वहां गोटी नहीं बैठी तो तृणमूल में आए। अब तृणमूल में आए तो ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई तो क्या है पता नहीं। अब तृणमूल में आए तो यहाँ से मंत्री और संतरी भी बनने का इनको मौका मिला, और चले गए उधर, अपना स्वतंत्र कर लिया। सीधे तो भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकते थे, लेकिन इनके पास जो जुगाड़ आ रहा है, पॉलिटिकल जुगाड़ समझते हैं ना, बिल्कुल जन बल, धन बल, तन बल, मन बल, सब जो जुगाड़, इनको जुगाड़ कहाँ से मिल रहा है? जुगाड़ के लिए है जुगाड़। अगर ये वोट काटते हैं तो किसके वोट काटेंगे? यहाँ तो ये है कि वोट जोड़ो और काटो दोनों। जो एक विद्या होती है ना, योग करना, जोड़ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जोड़ने में विश्वास नहीं करती है, जोड़ो और काटो। यानी कि इसको बोलते हैं जोड़ तोड़। एक को जोड़ दूसरे को तोड़, एक को पकड़ तीसरे को छोड़। तो जोड़ तोड़, पकड़ छोड़, छोड़ पकड़, ये उठा पटक की राजनीति हो रही। तो यहाँ यही स्थिति है। ये चाहते हैं किसी प्रकार अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। ममता बनर्जी भी काफी सावधान है। तो कांग्रेस क्या करेगी, इनका तो, भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ पर एनडीए का कुछ वैसा है नहीं। उनके साथी दल जो है, इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, तो ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव को बाद ही कह दिया था कि चुनाव में मेंबर में साथ लड़ने की कोई बात ही नहीं। और सही भी बात है भाई, जिसको 0 सीट आया पहले कभी देखिए, हम गरीब हैं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मैं गरीब हूं, या खराब बात है, दुख का कारण है, लेकिन मैं पहले कभी अमीर था और अब गरीब हो गया हूं, तो ये बहुत बड़ा दुख है। गरीब होने से बड़ा दुख ये है कि हम कभी अमीर थे और आज गरीब हो गए। तो जब पहले विधानसभा में जिसकी तूती बोलती थी, जो 34 साल शासन किया, आज उसका कोई नाम लेवा विधानसभा में नहीं है, उसके दर्द को आप समझ सकते हैं। भाई कम्युनिस्ट पार्टी है तो हिम्मत है, पार्टी नहीं टूटी है, हिम्मत है भाई। कम्युनिस्ट पार्टियां दुनिया में ऐसे नहीं काम करती, लेकिन खाली हिम्मत का क्या करेंगे? तो आज शून्य है। और अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारत को आजाद कराया, वह भी पश्चिम बंगाल में शून्य है। कांग्रेस भी पार्टी मिट नहीं गई, बल्कि ममता बनर्जी का तो कांग्रेस ही नाम है, इनका भी तृणमूल कांग्रेस।
मैं तो कांग्रेस का ही एक वर्जन मानता हूं। तो इनका अब क्या हाल है? तो इनका अगर आपस में ममता बनर्जी के साथ जो इतने लंबे सीट पर बैठी हुई हैं उनका सफलता के बुर्ज पर, और इनका हाथ मिले तो मिले कैसे? भाई इतने लंबे ना उनके हाथ हैं कि ऊपर से नीचे आ जाए, और न इनके हाथ हैं कि नीचे से ऊपर पहुंच जाए। बहुत कोशिश करेंगे तो इनके हाथ की ऊंचाई तक ममता बनर्जी के पैर तक पहुंच सकती है, और पैर पकड़ना चाहते नहीं। मैं बिंबो में बात कर रहा हूं, चित्र में। तो इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट का अपना एक संबंध बनेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों को एक साथ जरूरत है। केरल में लेफ्ट और ये आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल में भी आज अगर लेफ्ट की सरकार होती तो आमने सामने ही होते, लेकिन केरल की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति में थोड़ी भिन्नता है। तो हो सकता है कि केरल में आमने सामने तो रहेंगे है ही, बावजूद इसके कि केंद्र में साथ रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति ये रहेगी कि हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस अगर डिसीजन ले कि नहीं, साथ रह के भी कुछ नहीं मिल रहा है, अलग रह के भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं अपना अलग ही करें। तो अभी क्या फैसला होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, जैकपॉट। अगर अचानक वोटर का मिजाज फिरता है तो वामपंथी पार्टियों के जो वोटर्स हैं वे अगर टर्न अराउंड होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ा जा सकता है, वोटर का मिजाज है, तो हो सकता है इधर कुछ वोट परसेंटेज अगर बढ़े कांग्रेस और इसके तरफ, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में कितना हितकारी होगा कहना मुश्किल है। और हुमायूं कभी थोड़ा भी प्रभाव डाल सके, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उतना प्रभाव कोई डाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा भी प्रभाव अगर डाल पाए जुगाड़ पार्टी से। ये पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर हैं, मैंने कहा था ना, प्रशांत किशोर क्लाउड डस्ट हैं, डस्ट क्लाउड है। तो ये भी वही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रशांत किशोर के पास वो ध्रुवीकरण की ताकत नहीं थी, प्रक्रिया भी नहीं थी, पद्धति भी नहीं थी, उनका इरादा भी उस ढंग से नहीं बन पा रहा था, लेकिन यहां तो है। तो अब क्या होगा नहीं होगा, 2 4 5 सीट भी झटक लेते हैं तो मुझे ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 38% यहाँ पर वोट मिले, कम नहीं होता है। 30-32% पर मायावती की सरकार बनती रही, अब 38% वोट कम नहीं होते। और ममता बनर्जी के पास 48% करीब वोट थे। अगर वोट कुछ परसेंटेज उधर कम होता है और कुछ इधर बढ़ता है, वोट कटता है, तो भारतीय जनता पार्टी की कुल राजनीतिक कोशिश ये होगी कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए। अगर त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है तब फिर राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी। ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और पूर्ण बहुमत नहीं आए तो सरकार बनाने में वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ लेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज्यादा हो गए तो ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों को तोड़ लेंगे, और काफी हिंसा की आशंका, चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद हिंसा की आशंकाएं भरी हुई। कई जगह गैर कानूनी हथियार वगैरह पाए जाने की भी सूचना बीच बीच में देख रहा हूं। तो इसलिए बंगाल का चुनाव
न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि संवेदनशील भी है। देखिए कि क्या फैसला होता है और किस ढंग से ये होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव, इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव की तरह बहुत सारे चरणों में नहीं होकर के लगता है एक दो चरण में ही निपट जाएंगे या निपटा लिए जाएंगे। देखा जाए कि क्या करते हैं और किस तरह से इसका असर होता है। लेकिन होगा बहुत ही, क्योंकि चुनाव को युद्ध के रूप में बदल दिया गया। तो क्या होता है ये देखना भी बाकी है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से ही करना है। लेकिन अगर सीटों में पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो ये संभव नहीं था कि ममता बनर्जी, पिछली बार क्या हुआ था, वोट प्रतिशत तो बढ़ा था, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई थी, व्यक्तिगत चुनाव तो हार ही गई थी विधायक, लेकिन पार्टी जीत गई थी तो सरकार बनी। तो राजनीति है, राजनीति में तो होने को कुछ हो सकता है। तो आकलन यही है, हम लोग तो सिर्फ विश्लेषण करते हैं, कोई सूचना रहती है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि विपक्षी एकता को, यानी केंद्र में जो विपक्ष के लोग हैं उनको उस एकता को ध्यान में रख करके कदम उठाना चाहिए। देखिए स्थिति कैसी है कि केंद्र में जो सरकार है उसके विपक्ष में सभी लोग संगठित हैं। ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वहीं तक है, केंद्र मतलब लोकसभा चुनाव तक। तो राज्य में जो सब विपक्षी है उसका गठबंधन बन जाना चाहिए ना। स्वाभाविक स्थिति तो यही है, राज्य में सत्ता ममता बनर्जी के पास है। तो उसके बाद जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सबका एक साथ आ जाना चाहिए। और नेशनली एक साथ ना भी हो तो पॉलिटिकली एक साथ आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में वो कोहराम मचा के रखा है कि अब उसके साथ जाने की गुंजाइश नहीं। जो लोग गए हुए हैं पकड़ में फंसे हुए हैं। अभी राज्यसभा को लेकर के काफी परेशानी है। नीतीश कुमार जी गए थे, पता नहीं राज्यसभा सीटों के लिए गए थे। अभी अधीर रंजन चौधरी मिलके आए हैं प्रधानमंत्री से। तो कहाँ का क्या संदेश पड़ रहा, कल ही गए थे। तो नया साल, अभी तो सभी गाजे बाजे में लगे हैं, नया साल आएगा, 2 3 4 5 तारीख तक बात खुलेगी। 5 तारीख से फिर कांग्रेस का भी अभियान है, वो मनरेगा को लेकर के और भी कई मुद्दे हैं होंगे। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी के कार्य समिति की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। तो 5 जनवरी 4 जनवरी से एक दो दिन तो जाएगा पटाखा फोड़ने में। भाई नया साल आया तो स्वागत तो होना चाहिए ना। स्वागत होना चाहिए। 2025 में तो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह क्या क्या हुआ, तो ऑपरेशन ढोल, ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत सारे काम हुए। बहुत गौरवमय काम था ऑपरेशन सिंदूर, तो देश की रक्षा का मामला था। उसको भी लेकर के तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो चीजें आ रही है, क्या सुनते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम जगह में कुछ कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। तो स्थिति को बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए क्या होता है चुनाव में 2026। उम्मीद कीजिए जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाले समय में क्या होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। भविष्य गर्भ में सब चीजें, लेकिन तमाम अनुमान जिस तरह से सामने मतलब चीजों को देखकर लगाए जा रहे हैं, वह वास्तव में ये तो है कि आने वाले समय की राजनीति में और भी लगातार गर्मा गर्मी बनी रहेगी और सियासत एक जो सी गर्माहट है वह एक नए मुकाम को प्राप्त करती हुई दिखाई भी देगी। और जैसे आपने कहा कि 5 जनवरी भी देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मनरेगा के ऊपर पूरे देश में कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान चलाने की बात कही है, उससे भी देश की राजनीति की एक अलग दिशा पकड़ेगी। और ये तो सब चीजें भविष्य गर्भ में ही है। और जैसे कि आपने भी कहा कि 2025 का आज अंतिम दिवस है और जो क्या घटा है और उसके परिणाम 2026 में आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और 2026 की भी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को और आपको भी विशेषकर कि 2026 का जो सूर्योदय है वह नई उम्मीदें, नई उमंग के साथ सभी के जीवन में, देश के जीवन में, नागरिकों के जीवन में एक अच्छी उमंग लेकर आए। उनके भविष्य के जो सपने हैं उन्हें साकार हो, उनके पूरे हों और सुख शांति हमारे देश में बनी रहे, सुख शांति का वातावरण हमारे देश में बना रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आपका बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूँ, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। साथ ही एक आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिक्रिया भी अवश्य लिखें, जिससे कि आपके सुझाव से, आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चले कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं, वो भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। साथ ही आप देखो ज्वाइन का बटन है नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुनः आग्रह कि संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन में दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।